सो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ पॉलीमर्स। और अब स्टार्ट करते हैं विद द कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो आपको बस याद रखना है कि कंडेंसेशन को ही स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन का एग्जांपल क्या था? नायलॉन 66। ठीक है, तो कंडेंसेशन में बेसिकली हमारे पास बाई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं जो दोनों एंड में उनके फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे कि हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, उसके दोनों एंड पे जो NH2 ग्रुप लगे थे वो क्या कर रहे थे? नेक्स्ट जो एडिपिक एसिड है उसके साथ कंडेंसेशन। तो यहां से फाइनली हमने ये H2 रिमूव किया, यहां से भी एक H2 रिमूव किया और वो कंबाइन करके, तो मतलब दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शनल मोनोमर्स। तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन भी एक बाई फंक्शनल है क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, दोनों एंड पे लगे हैं, और एडिपिक एसिड भी बाई फंक्शनल है। ठीक है, एंड विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा। तो ये कंडेंसेशन में होता है। अब इनको स्टेप ग्रोथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रीवियस से, क्योंकि उसमें जो फंक्शन ग्रुप है उनकी पोजिशंस अलग अलग होती हैं। तो इन दीज रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप is again a bifunctional species. Yes, उसके end में भी दो फंक्शन ग्रुप होंगे, and the sequence of condensation goes on since each step produces a distinct functionalized species. मतलब हर एक स्टेप के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आता है उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप है वो कहाँ कहाँ लगे इससे इफेक्ट तो पड़ेगा। तो वी हैव अ डिस्टिंक्ट functionalized species and is independent of each other। जबकि एडिशन में क्या था? बस आप डायरेक्टली वही पार्ट ऐड करते जा रहे हैं, उसमें कोई फंक्शन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, पर यहां पर डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीशीज हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ। हर एक स्टेप में हम उस पॉलीमर को ग्रो करा रहे हैं, नॉट इज जस्ट बाय चेन ग्रोथ कि वही चेन थी वही चेन लंबी होती जा रही है। हर एक स्टेप के बाद जो मॉलिक्यूल आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, ये नहीं कि आप चेन में वही सेम चीज अटैच करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और डैक्रॉन बाय द इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल, और टेरिथैलिक एसिड इज बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहां पर भी यहां से H और यहां से OH, यहां पे बोल रहे थे यहां से H यहां से OH, ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा इस एंड पे भी? तो हम ये बोल सकते हैं कि CH2CH2O, मतलब यहां से भी O होगा, ऑक्सीजन, फिर CH2CH2, फिर ये O, फिर C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनिल। तो मतलब ये फाइनली ये क्या है? दे आर एस्टर्स, और क्योंकि ये पॉलीमर है तो दे आर पॉलीएस्टर्स, राइट। तो ये आ गया इसका रिपीटिंग यूनिट। आप बोल सकते हैं कि OCH2CH2OCOPH, ये ऐसे बोलते हैं COPH COO CH2CH2O। तो दिस इज पॉलीइथीन टेरिथैलेट और PET। तो आपने सुना भी होगा कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये PET प्लास्टिक है या PET बॉटल्स, तो दैट इज पॉलीइथीन टेरिथैलेट बॉटल्स। इसको डैक्रॉन भी बोलते हैं, टेरिलीन और माइलर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल हो गया कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का। अब इसके इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, पहला पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड का मतलब है कि अमाइड्स में ही पॉलीमराइजेशन हो रही है फाइनली। तो दिस पॉलीमर्स पोसेसिंग अमाइड लिंकेजेस। तो अमाइड बना कैसे? तो नायलॉन 66 बेसिकली एक पॉलीअमाइड है। तो नायलॉन 66 के लिए जो हमने लिया एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड और इस हेक्सा मिथाइलिन अमीन के बीच में जब कंडेंसेशन हुई तब H2 निकल के फाइनली क्या बना? अमाइड डेरिवेटिव बने, और उसमें और फर्दर चेन ऐड होती गई स्टेप में, दैट फाइनली गिव यू पॉलीअमाइड। तो पहला एग्जांपल हो गया नायलॉन्स, दैट इज नायलॉन 66। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डायमीन
विद एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये याद रखना है, फाइनली ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ दिस इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेज एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकेंड इज नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 के लिए हम कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर। तो कैप्रोलैक्टम के बारे में हमने अमाइड्स अमीन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कैप्रोलैक्टम को जब हम हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ हीट करेंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू नायलॉन 6 पॉलीमर। तो दिस नायलॉन 6 इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। तो ये स्ट्रक्चर, इसका मोनोमर ये याद करने हैं। देन पॉलीएस्टर, तो अभी जो पढ़ा आपने डैक्रॉन, दैट वाज एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर, ठीक है। तो दे आर प्रोडक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल। तो एक आपको एसिड भी चाहिए और डायोल भी चाहिए, मतलब अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तभी तो एस्टर मिलेंगे। एंड द टेम्परेचर रेंज इज 420 to 460 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। नाउ दिस डैक्रॉन फाइबर इज crease resistant and is used in blending with cotton and wool fibers and also glass reinforcing material in safety helmets, ठीक है। Then phenol formaldehyde polymer, bakelite and related polymer। तो ये फिनोल चैप्टर में हमने थोड़ी इसकी डिटेल पढ़ी थी, ये पॉलीमर्स, तो ये आपको याद करना है। तो ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की एसिडिक या बेसिक मीडियम में पहले रिएक्शन होगा, ठीक है, और फाइनली उसके ये जो यहाँ पे रिएक्शन होगा ये CH2O एज इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, ऑर्थो प्लस पैरा पे भी कर सकता है, और दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों पे। तो ये तीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूनिट्स मतलब मोनोमर्स कंबाइन करेंगे टू फाइनली गिव यू अ लीनियर चेन दैट इज नोवोलैक। So let us just go through this paragraph. So phenol formaldehyde polymers are the oldest synthetic polymers. These are obtained by the condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of acidic or basic medium. The reaction starts with the initial formation of ortho and or para-hydroxy methyl phenol. मतलब या तो ऑर्थो पे बनेगा या पैरा पे बनेगा और फिर मिक्सचर ऑर्थो पैरा दोनों पे या तीनों पोजीशन पे बन रहा है, ठीक है। नाउ दिस further react with phenol to form compounds having rings joined to each other through CH2 groups। तो ये CH2OH एक और आगे में CH2OH, इस तरह से ये लीनियर चेन टाइप स्ट्रक्चर यहां पे बनता जाएगा। तो दैट इज नोवोलैक। तो इट्स अ लीनियर प्रोडक्ट नोवोलैक, ठीक है, ये डायरेक्टली ये बन गए। तो दिस इज यूज्ड इन पेंट्स। अब जब नोवोलैक को हीट करते हैं फर्दर फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो इट अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग एंड फॉर्म्स इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। तो ये बेकेलाइट इट्स अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नोवोलैक लीनियर था, इट इज क्रॉस लिंक एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एटसेट्रा। तो बेकेलाइट एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और कुछ केसेस में आप कुछ बुक्स में देखोगे वहां पे आपको मिलेगा कि ये वाला जो CH2 ये बीच में इन्होंने क्रॉस लिंकिंग नहीं करवाई है, NCERT ने ये दे रखा है, पर काफी बुक्स में आपको मिलेगा कि यहां पर ये नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो दोनों आपको याद पता हो तो बेटर है, और हो सकता है क्योंकि पुराने जो एडिशन है NCERT के उनमें एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो इट इज पॉसिबल कि दिस स्ट्रक्चर गिवन बाय द NCERT मे बी रॉन्ग। फिर भी दोनों याद रख लो। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो लेटेस्ट NCERT में जो आ रहा है वही आपको फॉलो करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामाइन इज द दिस पर्टिकुलर कंपाउंड benzene like structure with alternate nitrogen and NH2 group on all the carbon atoms। तो मेलामाइन को जब अपने फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट किया तो जो पहला इंटरमीडिएट बनता है तो एक NH2 और HCHO के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा।
तो इस कंडेंसेशन में बनेगा NHCH2OH। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले H पे CH2OH लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस H को हटा के यहाँ पे CH2OH हम लगा देंगे, तो इस तरह के रेजिन इंटरमीडिएट बनेंगे। फाइनली ये इंटरमीडिएट पॉलीमराइज करके इस तरह का एक स्ट्रक्चर देगा मेलामाइन पॉलीमर। तो आपने क्या करना है, NHCH2 मतलब CH2 के साथ ये तीनों तरफ लिंक करेंगे, तो इट इज ऑल्सो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। नेक्स्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। पहला ये क्या है, दिस इज नायलॉन 66, तो नायलॉन 66 के मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। दूसरा ये क्या है, दिस इज नायलॉन 6, इसका क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, थर्ड इज टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के क्या होते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन। देन क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन। टेरिलीन और डैक्रॉन, ये क्या है, कंडेंसेशन है, इट इज अ पॉलीएस्टर। बेकेलाइट, बेकेलाइट भी कंडेंसेशन है। पीवीसी एडिशन है, पॉलीथीन एडिशन है। नेक्स्ट इज द कोपॉलीमराइजेशन। तो कोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर हमारे पास होंगे, जैसे कि दिस इज ब्यूना S13 ब्यूटाडाइन प्लस टायरीन, तो ये वाला एग्जांपल भी पहले किया हुआ है। अब यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि कोपॉलीमर जरूरी नहीं है कि सिर्फ चेन ग्रोथ से बनते हैं, ये स्टेप ग्रोथ से भी बनते हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर अगर हमारे पास हैं तो हम उनको कोपॉलीमर डिफाइन कर देंगे। नाउ कोपॉलीमर्स है प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होमोपॉलीमर, जिनमें एक ही टाइप के मोनोमर होते हैं, उनको बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर की प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा जब टाइप के मोनोमर लगेंगे तो उनके जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हैं उनकी वजह से प्रॉपर्टी में वेरिएशन काफी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर इज क्वाइट टफ and is a good substitute for natural rubber. It is used for the manufacture of auto tires, floor tiles, footwear components, cabin insulation, cable insulation, etc. Next category is the rubber. तो रबर में पहला आ गया नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर एक पॉलीमर है एंड पोजेसिव इलास्टिक प्रॉपर्टीज, बट इसकी काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टीज इसकी लूज होती हैं, इट लूजेज इट्स प्रॉपर्टी, इसलिए आप नेचुरल रबर को डायरेक्टली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिस इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द रबर लेटेक्स विच इज अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर, याद रखना है। एंड दिस लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री एंड इज फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका। नाउ दिस नेचुरल रबर मे बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर, मे बी कंसिडर्ड मतलब एक्चुअल इसका क्या स्ट्रक्चर है, इट मे नॉट बी परफेक्टली क्लियर, but it is considered to be a linear polymer of isoprene and is also called as cis-1,4 polyisoprene। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन दैट इज 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज cis-1,4 polyisoprene। तो cis है और 1,4 polyisoprene, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। तो जो अल्काइल ग्रुप्स हैं या जो मेजर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, तो दिस इज सिस। क्या गया नेचुरल, तो द सिस पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन, और इसी की वजह से इसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं एंड इट हैज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दस इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टीज। क्या गया आइसोप्रीन। नाउ कम्स अ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखो ये नेचुरल रबर ये हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाता है और हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करता है। नाउ इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इज रेजिस्टेंट टू अटैक बाय नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए हमें इसकी इन इजीली ऑक्सीडाइज होने वाले प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो in order to improve upon these physical properties a process of vulcanization is carried out। तो vulcanization में क्या करते हैं, इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं with an appropriate additive and the temperature range is between 373 Kelvin to 415 Kelvin, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है।
अब वल्कनाइजेशन से क्या होता है, सल्फर क्रॉस लिंकिंग करता है यहाँ पे एट द रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड्स है वहाँ पर क्रॉस लिंकिंग करेगा और क्रॉस लिंकिंग करने से इट गेट्स स्टिफनेस, ठीक है। और इसकी काफ़ी सारी और प्रॉपर्टीज़ कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता था, वो प्रॉपर्टीज़ भी इसकी चेंज होती हैं, अभी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर हम नेचुरल रबर हम नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज वो बहुत जल्दी, पहली बात वो हार्डनेस उसमें स्टिफनेस नहीं आएगी। अगर आप नेचुरल रबर यूज़ करते हो टायर में तो आपको होता है कि हर दूसरे दिन टायर चेंज करवाना पड़ जाए, वो पूरा पूरा घिस जाएगा। उसमें एक स्टिफनेस हार्डनेस चाहिए और वो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज ना हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, इसलिए प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो उसके केस में 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। साथ में जिस तरह की प्रॉपर्टीज हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक एडिटिव डाल देंगे कि आपको सॉफ्ट रबर कंपाउंड चाहिए रेसिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए, या आपको एक रफ रोड पे चलना है, ऑफ रोडिंग करनी है, उसके लिए डिफरेंट टाइप के एडिटिव डालने पड़ते हैं। दैट डिपेंड कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है। तो दिस इज अ प्रोबेबल स्ट्रक्चर कि वल्कनाइज रबर कुछ ऐसा लगता होगा, ठीक है। तो एक बार इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस एक बार ड्रॉ करके देख लो किस तरह से है। इसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद रहेगा। सेकेंड इज अ सिंथेटिक रबर्स। अब सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर। तो ये नेचुरल सोर्स से नहीं आया, एक ऐसा पॉलीमर है जो वल्कनाइजेबल रबर की तरह है, विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ। और जब हम उस पर एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स रिलीज कर देंगे तो वापस अपनी वो ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। तो दिस सिंथेटिक रबर्स आर इधर होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव या कोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव विद अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं सिंथेटिक रबर बनाने के लिए। अब सिंथेटिक रबर कौन कौन से हैं, जैसे कि नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन। इट्स फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। दिस इज द क्लोरोप्रीन 2-chloro-1,3-butadiene पॉलीमराइजेशन, डबल बॉन्ड आगे आगे मूव करेंगे, तो दिस इज द नियोप्रीन। तो सिंपल एडिशन मैकेनिज्म यहाँ पे है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। Now it has a superior resistance to vegetable and mineral oils. It is used for manufacturing conveyor belts, gaskets and hoses. Uses important है, न्यूप्रीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देन ब्यूना एस तो हमने पहले पढ़ लिया था, ब्यूना एन, ठीक है। तो ब्यूना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene and acrylonitrile in the presence of a peroxide catalyst. तो 1,3-butadiene plus acrylonitrile gives you Buna N. It is resistant to the action of petrol, lube oil, organic solvent used in the making oil seal, tank lining, etc. कौन सा टैंक? अरे जो ऑयल टैंक्स होते हैं इस तरह के, ये वॉर में जाने वाला टैंक नहीं है, ठीक है, स्टोरेज टैंक्स जो होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व दिस ऑल। देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। अब ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूलर मास तो इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर इन द रिएक्शन मिक्सचर। अगर मोनोमर बहुत ज़्यादा होंगे तो चेन काफ़ी लंबी होती जाएगी, अगर मोनोमर लिमिटेड अमाउंट में होंगे तो चेन कंपैरेटिवली छोटी रह जाएगी। तो दस द पॉलीमर सैंपल कंटेन्स चेन्स ऑफ वेरियस लेंथ एंड हेंस इट्स मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज एन एवरेज। तो आप हमेशा ही बोलो कि हाँ ये पॉलीथीन जो बनता है इसमें हमेशा 1000 इथीन मॉलिक्यूल लगते हैं, नहीं। अगर आपके ज़्यादा इथीन मॉलिक्यूल होंगे तो वो ज़्यादा लंबी चेन बनाएंगे, कम अगर होंगे तो कम बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट लेंथ के पॉलीमर चेन्स आएंगे और लेंथ वेरी करने से ऑब्वियसली बात है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वेरी तो करती हैं। तो ये बोलना कि हर एक बार उसका जो प्रॉपर्टी होगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, ऐसा भी नहीं है। मास उसका सेम रहेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए हमें मास को क्या करना पड़ता है, एक एवरेज लेना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स। अब वो क्या मेथड्स है हमारे काम के नहीं है। नेक्स्ट कम द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट रीड इट वंस और ये आपको बस केसेस याद करने हैं, राइट। तो इसको पढ़ लेना, थोड़ा बोरिंग है आई नो, बट ठीक है, लास्ट के जो टॉपिक रहते हैं वो इस तरह के रहते हैं।
देन दिस टेबल 15.1 सम अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये सारे सारे जो हमने कुछ पढ़े, कुछ तो वो हैं और कुछ एडिशनल हैं, जैसे कि ग्लिप्टल। ठीक है, तो ग्लिप्टल इथाइलिन ग्लाइकोल थैलिक एसिड, हमने इसका नाम क्या पढ़ा था? डैक्रॉन। हमने पॉली जो एस्टर पढ़े थे, ये भी एक तरह का पॉली एस्टर है, पर जो डैक्रॉन था वो टेरिथैलिक एसिड से था। ये जो थैलिक एसिड है, तो ये 1-2 पोजीशन पे कार्बोक्सी ग्रुप लगे हैं, डैक्रॉन में 1-4 पोजीशन पे वो टेरिथैलिक था। तो ये ध्यान रखना, ग्लिप्टल और डैक्रॉन में डिफरेंस क्या है, दोनों पॉली एस्टर्स हैं एंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेकर्स। बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। तो ये सारे सारे जो टेबल में दिए गए ये तो याद कर लेने हैं। तो दैट फिनिशेस दिस चैप्टर। अब एक बार इंपॉर्टेंट जितने भी कैटेगराइजेशन थी उनको देख लेते हैं। तो देखिए, एक होगा सोर्स के बेसिस पे कि नेचुरल थे, सेमी सिंथेटिक थे या सिंथेटिक थे। तो नेचुरल में आ गया वुड, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के जो डेरिवेटिव्स हैं, जूट, कॉटन, वूल, सिल्क, प्रोटीन, नेचुरल रबर। देन सेमी सिंथेटिक जिनका सोर्स नेचर था, उनको स्लाइटली केमिकली मॉडिफाई किया गया, वल्कनाइज रबर, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। सिंथेटिक जो कंप्लीटली लैब में बनाए गए, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीमिथाइल मेथएक्रिलेट, PMMA जिसको बोलते हैं। देन पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, PTFE दैट इज टेफ्लॉन। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरिथेन, नाइलॉन, ब्यूना एस रबर। फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर है, ब्रांच्ड है, क्रॉस लिंक है। लीनियर में आया हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांच में आया लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन, क्रॉस लिंक में आया बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एटसेट्रा। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग में देर आर बेसिकली बाई फंक्शन और ट्राई फंक्शन मोनोमर्स होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। फिर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन एडिशन था या कंडेंसेशन था। एडिशन को चेन ग्रोथ बोलते हैं, कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और जो मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म हमारा फ्री रेडिकल भी हो सकता है और आयनिक मैकेनिज्म दैट इज कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज्म भी हो सकते हैं। फिर इनके एग्जांपल, फिर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं उसके बेसिस पे। तो इलास्टोमर्स दे आर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक वॉन्ड्रोल फोर्सेस है यहाँ पे। तो नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूटाइल रबर, सिलिकॉन रबर। फिर आगे फाइबर में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनका क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। फिर थर्मोप्लास्टिक इनके ऑलमोस्ट बीच में रहते हैं, बहुत वीक भी नहीं है फोर्सेस, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और ये हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पे अगेन हार्ड हो जाते हैं। रिपीटेडली आप ये कर सकते हो। थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं हो सकता, हीट करने पे उनके बीच में एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। ठीक है, एंड दे बिकम इनफ्यूजिबल, मेल्ट नहीं होंगे, तो दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। कन्फिग्रेशन स्टीरियो केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट हो गया आपके लिए, याद कर सकते हो। एटैक्टिक, इन दिस पॉलीमर द अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप इज रैंडम अराउंड द मेन चेन। तो साइड ग्रुप जो भी लगे हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफाइंड नहीं है, रैंडम है। देन आइसोटैक्टिक, ऑल द साइड ग्रुप्स आर अरेंज ऑन द सेम साइड ऑफ मेन चेन। देन सिंडियोटैक्टिक, अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप इज इन अल्टरनेटिंग फैशन अराउंड द मेन चेन, एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ, इस तरह से। तो एटैक्टिक में कभी ऊपर लगा दिए कभी नीचे लगा दिए, रैंडम है। आइसोटैक्टिक में सारे सेम साइड पे होंगे, सिंडियोटैक्टिक में अल्टरनेट। ठीक है, देन टाइप ऑफ मोनोमर्स, सेम टाइप के मोनोमर हैं तो होमोपॉलीमर, और एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर है तो दैट इज कोपॉलीमर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जांपल्स, इनको एक बार पढ़ लो एंड द सॉल्यूशंस और दिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन दैट विल बी अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो वहां पे जाके भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर जेईई मेंस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तब तक एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करके रेडी रखो, देन विल बी डिस्कसिंग 26 प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट lecture. Thank you. Have a nice day.